हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटिल्य 365 में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसी प्रायद्वीपीय पठार में हम प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जैसे विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, मैकाल है, महादेव है, इन सभी के बारे में क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं उन्हें भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियां। और प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों की बात करें, हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली जो पहाड़ी है, सबसे प्रमुख, जो पर्वतमाला है, सबसे प्रमुख जो पर्वतमाला है उसमें हम सतपुड़ा पर्वतमाला को रखते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार या इसका निर्माण किन किन पहाड़ियों के मिलने से होता है, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो इसका जो विस्तार है, जो बनती है, ये महादेव प्लस मैकाल के मिलने से क्या बनती है, सतपुड़ा पर्वतमाला। महादेव और मैकाल का संयुक्त उपक्रम क्या कहलाता है, सतपुड़ा पर्वतमाला, जिसमें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। महादेव कहाँ की चोटी है, मैकाल कहाँ की है। तो महादेव मध्य प्रदेश की चोटी है, मध्य प्रदेश की चोटी है। और मैकाल कहाँ की है, तो मैकाल आपके एमपी की है। कहाँ की है, एमपी की है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बनता है कि महादेव कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है। मैकाल कहाँ की है, तो एमपी की ये भी है। थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। इसका थोड़ा सा विस्तार छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ तक, छत्तीसगढ़ तक है। और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें ये हो सकता है कि सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, धूपगढ़। कौन सा है, धूपगढ़। और मैकाल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अमरकंटक। इसके सर्वोच्च शिखर की हम बात करें, इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, जब किसी पर्वत के किनारे के दोनों सिरे नीचे धंस जाएं, नीचे की ओर, नीचे की ओर धंस जाएं, तो वो क्या कहलाता है, ब्लॉक पर्वत। जैसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इसमें ये कोई पर्वत है, इस टाइप से ये पर्वत श्रृंखला है एक। इस पर्वत श्रृंखला के अचानक से दो धड़े नीचे वाले ऐसे धंस जाए, ये हिस्सा ऊपर उठा जाए इस टाइप से, या इस टाइप से नीचे, ये हिस्सा नीचे धंस गया, ये वाला हिस्सा। और ये जो पर्वत श्रृंखला बनी है इस टाइप से, ये क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है, ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, जब किसी पर्वत श्रृंखला के दो सिरे, किनारे के दो सिरे नीचे की ओर धंस जाएं और उभरी हुई जो आकृति होती है वो क्या होती है, ब्लॉक पर्वत होती है। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें, हमने ये सीखा इसमें कि प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों में सबसे पहले बार मेरे पास क्या, सतपुड़ा पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला महादेव और मैकाल का क्या है, एक संयुक्त उपक्रम है। महादेव कहाँ पे है, एमपी में है। मैकाल भी कहाँ पे, एमपी और छत्तीसगढ़ में है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, धूपगढ़। धूपगढ़ के बारे में एक जानकारी और भी अच्छी है, यहाँ पर कभी आपसे पूछ लेगी, एमपी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, एमपी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो एमपी का सर्वोच्च शिखर भी कौन सा, धूपगढ़ है। कौन सा है, धूपगढ़। और सतपुड़ा जो पर्वतमाला है ये है कैसा, ब्लॉक माउंटेन। ये क्या है, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है कि ये। क्लियर हुआ ये। आगे देखेंगे इसमें
दूसरी पर्वत श्रृंखला है मेरे पास विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला की हम बात करें तो इसे भारत के विभाजक के नाम से भी, भारत के विभाजक के नाम से जानते हैं, इसे भारत के विभाजक के नाम से हम जानते हैं। अब इसका विस्तार किन किन राज्यों में है, विस्तार की अगर इसकी बात करें हम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और बिहार। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और झारखंड है। तो इसका विस्तार कुल कितने राज्यों में है, 5 राज्यों में है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 2 नदियां भी हमारे पास, नर्मदा और ताप्ती। उन नदियों का रोल क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल का भी क्या रोल है, शतमाला का भी क्या रोल है, तो वो भी समझेंगे हम। देखना, अगर हम बात थोड़ा करें सतपुड़ा पर्वतमाला की, सतपुड़ा पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में होता क्या है कि इसके ऊपरी भाग से, यानी कि इसके उत्तरी भाग से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इसी में थोड़ा और समझने का हम प्रयास करेंगे। देखेंगे, एक पर्वत श्रृंखला है मेरे पास, इसे नाम दिया हमने विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। इसी तरीके से एक पर्वत श्रृंखला और भी है मेरे पास इस टाइप से, इसे नाम दिया हमने सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। एक पर्वत श्रृंखला और भी हमारे पास, इसे नाम दिया हमने शतमाला पर्वत श्रृंखला। दैट्स क्लियर। अब यहां समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपसे कहा क्या था, अभी हमने आपसे कहा था कि सतपुड़ा के उत्तरी भाग से नर्मदा, यहां उत्तरी भाग से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो यहां से हम क्या समझ पाए, यहां से हम ये समझ पाए कि नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं भारत की जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और भ्रंश घाटी किन किन की भ्रंश घाटियों में, तो नर्मदा जो नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में बहती है, ताप्ती नदी है सतपुड़ा और शतमाला के मध्य में बहती है। तो आशा करते हैं ये बात, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक को समझने का हम प्रयास करेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक में विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में जाएंगे, विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला का जो विस्तार है वो 5 राज्यों में है, 5 राज्यों में है, जिसमें हमने अभी जाना था, जिसमें गुजरात, गुजरात के बाद एमपी, एमपी के बाद यूपी और यूपी के बाद बिहार और बिहार के बाद मेरे पास झारखंड है। दैट्स क्लियर। फिर हमने आपसे क्या कहा, विंध्याचल पर्वतमाला किन किन पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बनी है। ये बनी है बघेलखंड, खांडेर, कैमूर, खांडेर,
कैमूर और पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, भांडेर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाती है मेरे पास? विंध्याचल पर्वतमाला। अब ये किन किन राज्यों में है? ये बघेलखंड में है। किन किन क्षेत्रों में है? ये बघेलखंड में है, कैमूर एमपी में है और पार्श्वनाथ की कहां पे है? झारखंड में है। और पार्श्वनाथ के बारे में बता दें, एक जैन तीर्थंकर थे, 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन किन राज्यों में है, या इसका क्या रोल है, किससे किससे बनी है। सतपुड़ा पर्वतमाला महादेव और मैकाल का क्या एक संयुक्त उपक्रम है। किसका? महादेव और मैकाल का। विंध्याचल किस किन पहाड़ियों से मिलकर बनी है? विंध्याचल भांडेर, कैमूर और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। सतपुड़ा के उत्तरी भाग से नर्मदा, दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी आशा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझने का हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, उन पठारों में समझने का प्रयास हम यहाँ पे करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार, जिसमें हमें मालवा का पठार है मध्य प्रदेश में, बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, दक्कन का पठार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विस्तृत है, मेघालय का पठार मेघालय में है, दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तारित है, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विस्तारित है। इसी तरीके से हमारे पास छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड, बिहार और उड़ीसा में है। तो हमें ये प्रायद्वीपीय भारत के कुछ प्रमुख पठार हैं, इन पठारों के बारे में भी हमें क्रमबद्ध तरीके से जानना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट इसी में समझने का प्रयास करेंगे आगे प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि कौन कौन सी है। मध्य उच्च भूमि की बात करें तो सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करेंगे इसमें हम प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में क्या है। उत्तर पश्चिम में इसके अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। और इसके दक्षिण की बात करें हम, दक्षिण की बात करेंगे इसमें तो सतपुड़ा पर्वतमाला। सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है। तो प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला तक है और दक्षिण में कहां तक है, सतपुड़ा पर्वतमाला तक है। और ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये बनी किससे किससे मिलकर है, तो ये महादेव प्लस मैकाल से मिलकर क्या बनी है, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ। अब इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर कौन कौन से पठार आते हैं। तो इसमें भूरात, मालवा और बुंदेलखंड का पठार आता है इसमें। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार हैं। तो नंबर 1 भूरात का पठार है, भूरात का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि प्रायद्वीपीय पठार की जो मध्य उच्च भूमि है, इस मध्य उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम यही दिशा हो गई इसकी, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है, दक्षिण में क्या है इसके, सतपुड़ा पर्वतमाला है। सतपुड़ा किससे किससे मिलकर बनी है, महादेव और मैकाल से बनी है। फिर प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि में कौन कौन सी पठार आते हैं। तो पठार में आपका भूरात का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार आता है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा बनता है कि मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार, मालवा के पठार के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है, पूर्व में बघेलखंड का पठार, पूर्व में बघेलखंड का पठार है, नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है और शिलोंग का पठार है।
बघेलखंड के उत्तर में क्या है, सोनपुर की पहाड़ियां, और सोनपुर की पहाड़ियां कहाँ पे है, ये बिहार में, कहाँ पे है, बिहार में। और दक्षिण में क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियां, और ये रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और अगर थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे, बघेलखंड के पश्चिमी भाग में बलुआ पत्थर पाया जाता, क्या पाया जाता, बघेलखंड के पश्चिमी भाग में बलुआ पत्थर के दिखता है, कोमा इसके पूर्वी भाग में चूना पत्थर के दिखता है। थोड़ा और समझने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। अगर हम मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का जो पठार है, ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना हुआ है। और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जब कोई पठारा, जब कोई मैदान बनता है तो वहां पे काली मिट्टी होती है, क्या होती है, काली मिट्टी होती है। तो यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी है यहाँ पर। और काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयोगी होती है, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए कैसी होती है, उपयोगी मानी जाती है। थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे हम। अगर हम बात करें कपास की, तो कपास के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। और भारत में भी प्रथम स्थान पे कौन है, गुजरात, फर्स्ट रैंक पे है गुजरात। आशा करते हैं ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो मालवा का पठार ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित एक पठार है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जब कोई मैदान या किसी भूमि का निर्माण होता है तो वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी सबसे अधिक कपास की खेती के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। और कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है, अपने भारत का नाम है। और भारत में भी प्रथम स्थान पे राज्यों के दृष्टिकोण से देखेंगे हम तो राज्यों में कौन है प्रथम स्थान पे, तो गुजरात है। आशा करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद एक और पठार है मेरे पास, एक पठार है मेरे पास दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार ये है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, इसके अंतर्गत मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार आता है। किसका, मालवा का, कर्नाटक का और तेलंगाना का पठार आता है। आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हम रिवाइज करते हैं रैंडमली रिवाइज क्या करें, देखेंगे हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में जानने का प्रयास किया। सतपुड़ा पर्वतमाला एक ब्लॉक पर्वत है। और ब्लॉक पर्वत की बात करें हम तो ऐसी कोई पर्वत श्रृंखला जिसके दोनों किनारे नीचे की ओर धसे हुए हों और बीच का भाग उभरा हुआ हो, उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा पर्वतमाला मैकाल और महादेव का क्या संयुक्त उपक्रम है। सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा, धूपगढ़ है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी भाग से नर्मदा को, दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार 5 राज्यों में है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड है। कौन कौन से, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। फिर हमने आपसे कहा कि विंध्याचल पर्वतमाला भांडेर, कैमूर और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों का क्या एक संयुक्त उपक्रम है। भांडेर कहाँ पे है, बुंदेलखंड वाले एरिया में। कैमूर कहाँ पे है, एमपी में। पार्श्वनाथ की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, झारखंड में। फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार में हमने कौन कौन से पठार पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की उच्चभूमि कौन कौन से पठार हैं, तो ये पठार दिए गए, जिसमें हमने मालवा का पठार कहाँ पे है, एमपी में। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में है। दक्कन का पठार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। मेघालय का पठार मेघालय में है। दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद हमने बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार, उड़ीसा में है। और थोड़ा समझने का और प्रयास करें कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, झारखंड में। और छोटा नागपुर के पठार से नदी निकलती है दामोदर,
और दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। इसी तरीके से एक नदी और भी है, कोशी, और कोशी नदी को कहा जाता है उत्तरी बिहार का अशोक। उत्तरी बिहार का अशोक। सामान्यतः किताबों में लिखा होता है बिहार का अशोक, लेकिन इसे कहा जाता है उत्तरी बिहार का अशोक, क्योंकि ये नेपाल के बॉर्डर से निकलती है। सप्तकोशी यानी जिसे हम गोसाई धाम कहते हैं, नेपाल की तरफ से निकलती हुई आती है, और वैसे ही सबसे पहले ये उत्तरी बिहार को क्या करती है? प्रभावित करती है, जिस वजह से इसे कहा जाता है उत्तरी बिहार का अशोक। आशा करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे इसी में। फिर हमने ये देखा था मालवा का पठार, और मालवा के पठार के उत्तर में क्या है? ये बुंदेलखंड का पठार, और इसके पूर्व में कौन कौन से पठार हैं? बघेलखंड का पठार, नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और शिलोंग का पठार। फिर हमने आपसे कहा कि बघेलखंड के पठार के उत्तरी भाग में सोनपुर की पहाड़ियां हैं, और सोनपुर की पहाड़ियों का संबंध कहां से है? बिहार से है। फिर बघेलखंड के दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, और रामगढ़ की पहाड़ियों का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से है। फिर हमने आपसे कहा कि बघेलखंड के पठार का जो पश्चिमी भाग है वो बलुआ पत्थर के लिए, किसके लिए? बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। और इसी तरीके से इसी बघेलखंड का जो पूर्वी भाग है, वो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमने क्या सीखा? नेक्स्ट हमने इसमें ये सीखा कि दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार महाराष्ट्र के पठार से, तेलंगाना के पठार से और कर्नाटक के पठार से मिलकर बना है दक्कन का पठार। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने, हमारा जो टॉपिक का नाम था एक बार रिकॉल करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या था? भारत का भू आकृतिक प्रदेश, भारत का भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश में हमने 4 भागों में भारत को बांटा था, 1 2 3 4। सबसे पहले उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप का पठार और तटवर्ती द्वीप समूह। इन टॉपिक्स में से हमने इसमें जो अभी तक पढ़ा है वो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो गया, मेरा प्रायद्वीप का पठार कंप्लीट हो गया। अब इनको देखते हैं कैसे कैसे बांटा था। तो हमने उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में, इसमें हमारा ट्रांस हिमालय, फिर मेरे पास बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और मेरे पास लास्ट में था शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां थी, काराकोरम, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय में कितनी पहाड़ियां थी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और हमारी कैलाश। ठीक है। फिर इनके मध्य के क्षेत्र को जाना था हमने। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय के मध्य को हम इंडो सांगपो सच्चर जोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने बृहद हिमालय, लघु हिमालय के मध्य के क्षेत्र को हमने कहा था मैन सेंट्रल थ्रस्ट,
और फिर इसके मध्य के क्षेत्र को हमने लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के मध्य के क्षेत्र को कहा था मेन बाउंड्री फॉल्ट। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, तो प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। इसमें हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में जाना, हमने पश्चिमी घाट के बारे में जाना, हमने पश्चिमी घाट के बारे में जान लिया, हमने पूर्वी घाट के बारे में जाना, और प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों के बारे में जाना हमने। आज जो हम पढ़ रहे थे, सेक्शन पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियां। जो आंतरिक पहाड़ियां कौन कौन सी थी, जिसमें हमने आज बात आपसे की, सबसे पहले सतपुड़ा, फिर विंध्याचल, फिर पठारों के बारे में जाना हमने, ठीक है। इसके बाद हमने मालवा के पठार के बारे में जानने का प्रयास किया। नदियां नर्मदा, ताप्ती किन किन भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। जो भी आपको समझ में ना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हमसे समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपसे उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर के बारे में बात करें, इनका निर्माण कैसे हुआ है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तटवर्ती द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह कौन से हैं और अरब सागर के द्वीप समूह कौन कौन से हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्लास अच्छी लगेगी आपको, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। आप एक एक तथ्य को कॉपी पे नोट करिएगा। जितनी बार आप चीज़ों को लिखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उतनी ही बेहतर आपको याद होती हैं, क्योंकि लिखा हुआ जल्दी आप भूलते नहीं हैं। तो इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए आप, और पूरे मनोयोग से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्योंकि आगामी भर्तियां आने वाली हैं। जैसा कि आपको पता है यूपी SSSC वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जो 2022 के पैट क्वालिफाइड बच्चे हैं वो सभी इसमें अप्लाई करेंगे। चलिए, तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।